हाँ जी आगे। मैं रामसागर गुप्ता, जी जन्मभूमि सिवान बिहार, जी कर्म भूमि फरीदाबाद हरियाणा, जी 47 साल फरीदाबाद। लगभग 45 वर्ष अलग अलग संगठनों में समाज के अंदर सक्रिय रहे हैं और 7 वर्ष पहले ये समझ बनाया कि जितनी भी पार्टियां हमारे देश में हैं, हमारे देश में आज़ादी का आंदोलन को नज़र में डाल लीजिए और आज़ादी के बाद जो हमारे देश में संविधान है, जितनी भी पार्टियों की सरकार बना, क्या उस संविधान को ईमानदारी से लागू किया गया? हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीदों ने जिन मूल भावनाओं को लेकर के शहादत दिया, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अनेकों लोग शहीद हो गए देश के खातिर, इंसानियत के खातिर। आज समाज में इंसानियत का पैरामीटर कहाँ है? इंसानियत खत्म होती जा रही है। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बैठेंगे नहीं हम। लेकिन इंसानियत खत्म होती जा रही है। हमने बड़े बारीकी से सोचा कि आखिर हम 45 साल तो हमें हो गए, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और गिरावट आती जा रही है राजनीति में, समाज में। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? आखिर सरकारों की जिम्मेदारी क्या होती है? सरकारों की जिम्मेदारी क्या होती है? बहुत से लोग सरकारों की जिम्मेदारी को ही नहीं समझते हैं। कहीं प्रश्न कर दो तो लोग कहते हैं सब काम सरकार ही करेगी, प्रधानमंत्री ही करेगा क्या? हमारा मत है कि फिर बनाने की जरूरत क्या है? समाज के अंदर छोटा से छोटा आदमी, अंधा लंगड़ा, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए वो कुछ भी करता है या नहीं? तो जब समाज के अंदर एक छोटा से छोटा अंधा लंगड़ा आदमी भी अपने बच्चों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी को उठाता है, तो सरकार का जो मुखिया है, सरकार है, उसकी पूरे देश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है या नहीं? इसलिए हमने सोचा कि जब तक ये सारे आंदोलनों को मूल्यांकन किया, अभी भाई चर्चा कर रहे थे किसान आंदोलन का, सबसे ताजा घटना है किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला और जहां से लड़ाई शुरू थी, एक अपवाद है कि कानून को पीछे हटा लिया गया, नहीं तो एमएसपी गारंटी की कानून नहीं बनी। ये देखने में आया कि इतने सारे आंदोलन, मजदूर का, छात्र का, नौजवान का, महिलाओं का, बुद्धिजीवियों का, सैनिकों का, बहुत सारा आंदोलन चल रहा, लेकिन जो सरकार आती है, जो पावर में लोग होते हैं, वो मनमर्जी करते हैं। इसलिए निष्कर्ष यहाँ निकाला कि पावर में आना जरूरी है, और पावर में आना जरूरी है तो क्यों आना जरूरी है? सबसे पहले 7 वर्ष इस काम पे ध्यान लगाया कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करने की सरकार की जिम्मेदारी होती है। पावर में आना जरूरी है तो क्या इनको व्यवस्था किया जा सकता है? तो व्यवस्था कैसे किया जा सकता है? एक एक पॉइंट, गर्भ में आने से लेके कब्र में जाने तक का व्यवस्था करने का प्लान बना करके, और तब सोचा कि यार किसी भी प्लेटफार्म से अगर हम ये नारा देते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, जो भी पार्टी है, समाज में 2500 से ज्यादा पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां 7-8 और क्षेत्रीय पार्टियां, इसके अलावा रजिस्टर्ड पार्टियां 2800 कुछ गिनती में है। पार्टियां इतनी हैं, किसी भी प्लेटफार्म से अगर नारा दो तो एक तो ये जो उसका अध्यक्ष है वो क्यों सुनेगा भाई? दूसरा, अगर कहीं पे गुंजाइश मिल भी गया तो
70 साल क्या किया, 20 साल क्या किया, उस राज्य में क्या किया, उस राज्य में क्या किया, ये तमाम चीज आ जाता है। इसलिए वहां बौना होना पड़ेगा, उसका उत्तर नहीं है। इसलिए निष्कर्ष निकाला कि नई पार्टी बनाना पड़ेगा। अगर अंजाम देना है तो नई पार्टी बनाना पड़ेगा, ताकि किसी को ये कहने का ना रहे कि तुमने 20 साल क्या किया, दूसरे स्टेट में क्या किया। और हमारी घोषणा पत्र माथुर जी के मोबाइल पर और मलिक जी के मोबाइल पे आया हुआ है, आप सबको हम भेज देंगे, नंबर आ रहा है हमारे पास। हमारे घोषणा पत्र में साफ बात है कि हमारी पार्टी पावर में आएगी तो सबसे पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका को सुधार करने के लिए बिल लाएगी। हाँ भाई बोलो। सबसे पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका को सुधारना जरूरी है। दूसरी बात है, सबकी नौकरी सरकारी, नर हो या नारी, 3 बरस में बेरोजगारी खत्म। प्लान बना हुआ है, टाइम आएगा बताया जाएगा। अभी तो हमने कह दिया, हमारा वीडियो सुन लीजिएगा, हमारा वीडियो सुन लीजिएगा। हमने पहले ही कहा है कि कर सकते हैं तो प्लान बनाया है, इसलिए कैसे अंजाम दे दिया जाएगा ये पार्टी बना करके रख दिया, अपने कार्यक्रम में लिख दिया, वो जनता को तो बताना। घोषणा पत्र में दे दिया। अभी हम देश के प्रधानमंत्री के सामने ये सवाल रख दिए हैं कि सबकी नौकरी सरकारी, हाँ तो करो ना तो हटो। हमारे वीडियो सुन लीजिएगा। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पढ़ने की करो तैयारी, सरकार की होगी मुफ्त पढ़ाने की जिम्मेदारी। चाहे वो भ्रष्टाचार है या कोई भी अत्याचार है, अगर शिक्षा व्यवसायीकरण होगा, पैसा लगा के पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो किडनी लीवर बेच के पैसा पूरा करेंगे हॉस्पिटल का खर्चा पूरा करने के लिए। अगर सरकार पढ़ाती है तो वो सेवा में रहेगा, वो सेवक बनेगा। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, ये जो मूलभूत जरूरत है लोगों की, ये सरकार की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। चाहे जिसको जो भी बनना है, पूरा शिक्षा दे करके रोजगार देना है और फिर आवास का व्यवस्था करना है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है। खोखली भाषण देने से बात नहीं बनेगी, इसको अंजाम देने के लिए हमारी पार्टी ने तैयार कर रखा है। एक छोटा सा उदाहरण है, अभी हरियाणा का एक बॉर्डर से लगता हुआ लक्कड़पुर गांव के पास कुछ खोरी, आप न्यूज में सुने होंगे, खोरी को तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया, कौन पहाड़ी है वो, अरावली पहाड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग की जमीन अवैध कब्जा कर लिया गया है, ऑर्डर किया। टूटा किसका? जो गरीब है उनका टूटा, बाकी सब अमीरों का बचा हुआ है। कैसे अदालतों में याचिका लगा दिया जाता है, किसको अवैध कह देना है, अवैध क्यों बनाना पड़ा? गरीब आदमी मेहनत करके, खून पसीना एक करके, अपना जेवर बेच के, खेत बेच के अगर सर ढकने के लिए कहीं बना लिया तो अवैध हो गया। अवैध और वैध का फार्मूला क्या है, क्या मापदंड? अगर सरकार व्यवस्था करी होती सबके लिए बराबर तो अवैध निर्माण नहीं होता। हाँ, समय का थोड़ा मर्यादा ध्यान रखे। आपने एक के बातें कई दोहरा ली, वही बातें कई दोहरा ली है, तो आप सब समझ गए। बिल्कुल हाँ। इसलिए हमारा कहना यह है कि हमारी पार्टी ने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है और हम आपके बीच में ये जितना भी कार्यक्रम है बांट देंगे और उस पर मनन करके आपने फैसला लेना है कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि गठबंधन नहीं करना है, सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना है और सरकार बनाना है, 3 वर्ष में काम करना है। लोगों का सवाल आता है, सब झूठ बोलते हैं। हमने कहा इस झूठ का मापदंड क्या होगा भाई, कैसे भरोसा होगा? हमने अपनी घोषणा पत्र में और एक अलग से लेटर लिखा है 2 पेज का, उसमें लिख दिया है हमारी पार्टी राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग को ये शपथ पत्र देने जा रही है कि सरकारों का कार्यकाल 5 वर्ष का है।
जो भी पार्टी अपना घोषणा पत्र दे, वायदा करे, वो 3 वर्ष में पूरा ना करे। 5 वर्ष का कार्यकाल है। कंडीशन ये हो सरकारों के सामने कि 3 वर्ष में काम पूरा ना करे तो उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो, सरकार बर्खास्त हो। हेलमेट पहन के नहीं जा रहे, चालान कट रहा, नियम है तभी तो। एक ऐसा नियम कायदा कानून बन जाए कि सरकारों को टाइम के अंदर काम करना पड़े, इस बात का डर रहे ताकि झूठे लफाजी जुमलाबाजी ना चले। तो हमारे घोषणा पत्र को आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और हम चाहते हैं कि हम जितने दल बैठे हैं हम सबका सम्मान करते हैं कि कोई भी पार्टी कोई बनाता है वो सब आदरणीय है, सब अपने अपने विचार के हिसाब से बनाते हैं, पर अंजाम कैसे दिया जाएगा? अंजाम देने के लिए हम अभी जितने बैठे अलग अलग राग गलापेंगे, अंजाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन सब मिलकर के अगर कोशिश करते हैं कि सब मिलकर के उम्मीदवार जोड़ दिया जाए और एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर के पूरे देश में उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाए और इलेक्शन जीता जाए तो काम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक इशारा दे देते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे जेपी आंदोलन चला और सब लोग अपना इसलिए सब लोग जितने भी लोग हो वो सब जितने लोग भी इंसानियत से प्रभावित हैं, संविधान से प्रभावित हैं और ये चाहते हैं कि सबके लिए बिना भेदभाव काम हो। हमारी पार्टी किसानों को खाद, बिजली, पानी फ्री का बात किया है, इसलिए किसान को अगर सब्सिडी मिलेगा तो उसका लाभ सबको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब सबको धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बढ़िया प्रयास। एक परिभाषा होगा, एक की परिभाषा को। हाँ जी, सबको प्रणाम। हाँ जी, मेरा नाम आयुष्मान भारत है और मैं अब क्या बताऊँ कहाँ से हूँ। मुंबई भी रहा हूँ 24 साल, यूपी में भी मेरा घर है, दिल्ली भी रह रहा हूँ और पूरे भारत में कहीं भी मिलता हूँ मैं पूरे भारत का भ्रमण करते रहता हूँ। और 15 साल से भारत में कुछ बदलाव लाने के लिए कार्य कर रहा हूँ ताकि हर एक व्यक्ति खुशहाल हो जाए। मेरे लिए जात पात मायने नहीं है, कोई रैंक मायने नहीं, कोई अधिकारी, कोई अफसर नहीं है। मैं व्यक्ति, 2 ही जात है मेरे लिए, इंसान और शैतान। मैं वही 2 नजरिए से देखता हूँ बस, और कोई नहीं है। और मैं कुछ ऐसे कार्य पे रिसर्च कर रहा हूँ, 10 साल हो गया। अब जाके अभी मिला तो हमारे वीर सिंह जी और ये सब जो लोग मिले, इनके भी विचार बहुत अच्छे लगे, जो सैनिक लोग आना चाहते हैं। और सैनिक लोग को इसलिए पार्टी में, देखो जनता क्या है ना, आप जब वोट लेने जाते हो ना कि मैं भी लीडर बनना हो, एक नया पार्टी आ रही है, तो जनता ना गाली देती है कि ये भी एक लूटने आ गए। आप समझो, कोई भी हो बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। लेकिन अभी सेना एक ऐसा है ना, जाएगा तो इनको गाली नहीं देगा। इनके नजर जो इज्जत है सेना वाली वो भी है, इन पे भरोसा कर सकती है आंख बंद करके। अब इन्होंने जो उम्मीद दिखाया है कि हम ऐसे चलेंगे, ऐसे करेंगे, भगवान करे ऐसे रहे और पूरी जनता भारत की इनको सपोर्ट करे और इनको आगे लेके आए, मैं तो यही चाहता हूँ। और मैं भी कुछ कार्य कर रहा हूँ, इन लोग के सपोर्ट में हूँ। और अभी तो इसे मैं इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देख रहा हूँ, कैसे संगठन जोड़ा जाए, कैसे लोगों को किया जाए। और दुनिया भर के ताम झाम की जरूरत नहीं होती। आप कभी भी ध्यान रखना, जैसे भी कई लोग बोल रहे हैं संगठन नहीं है, हमारे पास बल नहीं है। कोई भी पार्टी इतिहास चेक कर लो, 5 आदमी से ज़्यादा नहीं थे चलाने वाले, सिर्फ 5 आदमी उसके जिम्मेदार थे और जो पूरे भारत को जोड़ते थे। तो 5 आदमी ऐसे कोई आप अपने आप में डिसाइड करो, निकलो और पूरे भारत एक दिन आपके साथ होगा। सब थोड़े आपके साथ आएगा, यहाँ डिस्कस करेगा। 5 आदमी को डिसीजन लेना है। अब तो 2-2 आदमी चला रहे हैं, केजरीवाल और सिसोदिया चला रहा है, मोदी और अमित चला रहा है, ऐसे अलग अलग है। 5 भी तो बहुत ज़्यादा हो गए। 5 आदमी आप लोग डिसाइड करो, मिलो और निकलो, हम आपके साथ हैं जो भी होगा। अब हमारे फूल फाड़ियों में कान आना से यही हो। उधर जो बोल रहा ना उसका दिखाओ। वंदन है, मेरा नाम जोर से बड़े आवाज डाउन है जी, आवाज थोड़ा बढ़ाओ। आवाज करो जी। सभी को नमन है, वंदन है जो यहाँ विराजमान है। और मेरा नाम सूबेदार मेजर लाल समन यादव है। मैं गांव कलवाड़ी, तहसील ताउरू, जिला नूंह, हरियाणा का रहने वाला हूँ। और सूबेदार वीर सिंह चौहान जी के द्वारा एक पैदा की हुई पार्टी है जनता ब्रिगेड पार्टी, मैं उसका छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उसमें मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर इन्होंने जिम्मेदारी सौंप रखी है। और मेरा विचार ये है कि भारत के अंदर
जो वीआईपी कल्चर जो बना हुआ है, अंग्रेज़ों द्वारा थोपा हुआ वीआईपी कल्चर है, वो किसी तरह से समाप्त हो और देश में ऐसा शांति का मार्ग स्थापित हो जिससे प्रत्येक नागरिक शाम को 2 रोटी खा करके अपने आराम की आनंद की ज़िंदगी बिताए और सवेरे उठ करके ईश्वर को परमात्मा को प्रणाम करके अपने नए दिन की शुरुआत करके अपने जीवन को बड़े सुगम तरीके से गुजारे। यही मेरा विचार है और यही मेरी कल्पना है। इन्हीं के साथ मैं अपना हाँ जी। मैं बाल किशन यादव, उत्तर प्रदेश मेरा घर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है जो कि 4-5 प्रदेशों से लगा हुआ है। जनरल नॉलेज का भी वो इशू है। मुझे सेना से रिटायर्ड होकर के लगभग 1.5 साल हो गया। और जैसे मैं रिटायर्ड हुआ तो एक होता है ना, किसी के अंदर पहले से जज्बा होता है। जैसे सेना की सर्विस हमने चुना, हमें और भी सर्विसें मिल रही थी, लेकिन मुझे दिल में था कि करना है तो सेना की सर्विस करना है, तो एक जज्बा था। सेना में जाने के बाद हमने सर्विस किया, सर्विस करके आया और वो चीज़ें हमेशा दिल में खलती रहती है। जो कई भाइयों ने बहुत अच्छी बात बोली, वहाँ से शुरू किया, आप यहाँ से यादव जी ने आपकी सबका विचार बहुत ही अच्छा लगा। इन सारे विचार दिल में बैठे हुए हैं और वहाँ से सेना से आने के बाद भी फिर भी पेट नहीं भरा कि समाज की सेवा अधूरी है अभी भी। और मैं जैसे आया, आने के बाद किसान आंदोलन शुरू हो गया था और हमारी टीम थी सेना की, बहुत लोग इसमें नहीं हैं। उन्होंने फ़ोन किया मुझे, बोले कहाँ हो? मैं बोला घर पे हूँ। बोले आ जाओ यार, ये तो लग रहा है किसानों को मार के भगा देंगे, सब इतना कड़ाई कर रहे हैं। और तो मैं बोला हम लोग क्या करेंगे? बोले कम से कम हमारी छवि तो अच्छी है, अगर सेना बैठ जाएगी तो हो सकता है एक बार सम्मान होगा, कोई उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी नहीं बोलेगा, सम्मान है। और फिर मैं बोला ठीक है सर, हम आते हैं। और वाकई में हम आए और अपने किसान भाइयों के साथ बैठे और लगभग 1.25 साल तक, 1 साल 3 महीना हम लोग वहाँ पर रहे। घर में बीच बीच में आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। मैं उसके बाद से वहाँ पर मुझे भारतीय किसान यूनियन का सचिव बना गया, राष्ट्रीय सचिव बना गया हमारी जो भी देख करके। फिर भी मैं लगा रहा किसान यूनियन में काफ़ी दिन। जो कुछ किसान भाई थे अभी गए हैं, साथ में थे हमारे। किसान यूनियन के साथ साथ वो मुझे लगा कि संगठन में रहने से कोई काम नहीं होने वाला है। संगठन है लेकिन बिना पावर का। जब तक पावर नहीं आएगी तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। उसके लिए अब मैं घूम घूम करके जितने हमारे क्षेत्र में किसान भाई, अच्छे अच्छे किसान जो हैं, उनसे मिलना शुरू किया। हमारे सैनिक भाई और जो हमारे सेठ हो, जो लोग थे जिनसे मिलते बना, खूब घूम घूम के मिला। उस बीच में मैं वीडियो देखा वीर सिंह साहब की और मुझे लगा, जब घूमा खूब ना, साहब थोड़ा बोलते हैं, बोलने में जो आदमी सच्चा है ना, सच्चाई कड़वी होती है, गलत लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ मैं ज़्यादा बोलूँगा तो गलत निकल जाएगा। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि बात पर न जाए, वो आदमी का दिल क्या बोल रहा है उसके ऊपर जाए। और जो आदमी अगर सच्चा देशभक्त होता है ना, गलत उससे निकल भी जाता है और बलिदान भी पहले वही होता है। और जो सच्चा आदमी है उसके पीछे दुनिया पड़ जाती। इतनी गंदगी हो चुकी है हमारे हिंदुस्तान में। जितने लोग सच्चाई के ऊपर लड़े हैं उनका आज तक कोई हुआ नहीं है। ऊपर से हमारा हिंदुस्तानी राजा ही हिंदुस्तानी के ऊपर उसके पीछे पड़ करके उसको मरवा दिया है, बाहर वाले को ला करके वहाँ खड़ा कर दिया। तो ये चीज़ें अभी अधूरी रही। फिर मैं सोचा कि अभी गीदड़ों के साथ क्या रहना, एक शेर है, साथ पकड़ते रहना, तो अकेले शेर के साथ रहो। ये गीदड़ों के साथ घूमने से कोई फायदा नहीं। कौन है शेर है? सूबेदार वीर सिंह चौहान। वीर सिंह ताली आएगा इससे बात में। आया मैं साहब के साथ, हमारी बातचीत हुई। साहब ने अपनी पार्टी का मुझे, मेरी बात देखा, बातचीत जो भी
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया साहब ने। मुझे बोले, मैं बोला साहब पद नहीं, हम सिपाही बन के काम करेंगे पार्टी के अंदर, लेकिन लेकिन इन्होंने बोला नहीं, आप पद के लायक हैं, आप लीजिए। मैं स्वीकार किया, माला पहनाया इन्होंने और स्वीकार कर लिया। कुछ दिन के बाद ऐसे हमारा चलता रहा। फिर साहब को तलाश हुई राष्ट्रीय महासचिव की। अपने टीम में सबसे बात किए, ये थे, हम थे, सब लोग, कई लोग जुड़े हुए थे मोबाइल के ऊपर। रात का 11:30 बज रही थी रात। मैं बोला ठीक है, आपका सारे सब लोग थे बीच में, बोला साहब आप और बाकी लोग जुड़े हैं, वो बोल दो, जिसको बोलोगे आप लोग मैं मान जाऊंगा। मैं चुपचाप ऐसे चारपाई पे लेट के मच्छरदानी लगा के सो रहा था। सारी बातें हुई, घुमाते फिराते 2-4 लोगों का नाम लिया गया, उनसे पूछा भी गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैं सुन रहा था। लास्ट में घुमा फिरा के फिर मेरे ऊपर आया। साहब लोगों ने, दोनों लोगों ने आपस में बात किया कि बालकिशन जी को ही बना देते हैं राष्ट्रीय महासचिव। साहब, बच्चों को छोड़ना मामूली बात नहीं होती है। घर में सबके हजारों काम है, बहुत बात सुनते होंगे घर के अंदर, लेकिन नहीं, क्रांतिकारी हूँ मैं तो हूँ। ये भी तो देश का काम है, ये भी तो संभालना जरूरी है। यस, ना हमारा कोई बच्चा है, ना भाई है, ना बंधु है, हम क्रांतिकारी हैं। देश के लिए हमको निकलना है तो निकलना है। अब उसके लिए हम लोगों को साहब अपना जात, धर्म, घर, परिवार, संगठन, मंगठन छोड़ के एक होना पड़ेगा, और जो सब लोग कहेंगे उस चीज़ को हम मानेंगे और मानने के लिए तैयार हैं। और मुझे 1.5 साल हो गया सर्विस छोड़ करके, लेकिन घर में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 13 या 14 दिन रहा हूँ, बाकी मैं तब से घूम ही रहा हूँ। वैसे मैं सबसे आग्रह करूँगा और प्रार्थना है सबसे। भाई ने बताया ना कि 2 आदमी बहुत हैं, हम तो इतने लोग हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि इतने लोगों में सब लोग एक साथ नहीं चल पाएंगे, लेकिन कम से कम 10-5 तो रहेंगे ही रहेंगे। कभी कोई छुट्टी जाएगा, कोई कभी छुट्टी जाएगा, कोई घर का काम करेगा, लेकिन 5 आदमी 10 आदमी तो रहेंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, आज के बाद हम लोग दृढ़ संकल्प लेते हैं। अगर देश बदलने के लिए निकले हैं आप लोग, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये इतना ही आदमी संगठन बना करके, चाहे पार्टी बना करके, हर डिस्ट्रिक्ट में जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बना करके हम काम करेंगे तो देश बदलने में देर नहीं लगेगी। समय बहुत कम है, बात बहुत ज़्यादा है। इसलिए अब बस एक मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबसे बहुत उम्मीद है। बहुत सुंदर। हाँ सर। जी, लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी, आप लोग को प्रणाम, जी, नमस्कार और जय हिंद। बड़ा ऊँचा बोलना भैया। भारत का अभी जो हमने आप लोग के बीच में रखा ही है, तो अब विशेष नाम एक दोबारा और बता दो। अमित चौधरी। अमित चौधरी। निवास, अपना निवास हमारा इसे रोजगार मुंबई और जन्म स्थान बिहार दरभंगा। ठीक। तो हमने तो आप लोग के बीच में रखा ही हमारा जो विचार है कि भारत में यदि जो आज हम आप सब एक हुए हैं, तो एक विचार करके एक मंच पे आकर के भारत में जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, जैसा अभी नौजवान ने बोला शिक्षा में बदलाव, हमने पहले भी बोला शिक्षा में जब तक, और ये चीज़ चल रहा है बहस देश के अंदर 75 साल से। हर एक पार्टी बोलता है हम आएंगे तो हम कर देंगे, ये वो पार्टी आता है हम ये बदलाव कर देंगे, बल्कि ज़मीन पे कुछ भी नहीं होता है। जो संविधान में है, एक ही चीज़ में समझ लीजिए, जो संविधान में है वो ज़मीन पे नहीं हो रहा है, जो ज़मीन पे हो रहा है वो संविधान में। हम इतना बात करके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुझे, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका शुभकामनाएं। अच्छा चिंतन मंथन है, बिल्कुल। हाँ जी, ये निवेदन है, बार बार ना कहना, अच्छा नहीं लगता। अब हाँ जी, जी जी, चलो कोई बात नहीं, बोलने दो। 2-3 आदमी रह गए, संदीप जी, 2-3 आदमी रह गए, थोड़ी संक्षेप। सभा के हमारे अध्यक्ष जी, मेरा नाम राम बहादुर महतो, जी, अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, जन्मभूमि रामपुर उत्तर प्रदेश, कर्मभूमि फरीदाबाद हरियाणा।
हमारे पार्टी का जो विचार है हमारे अध्यक्ष जी ने सारा रख दिया, मुझे उसमें नहीं बहुत बोलना है। मैं चंद शेरों के साथ अपनी बात खत्म करूँ। जी स्वागत है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोढ़ा मचा। वाह, इस दौर में जीना। बदतमीजी कर रहे हैं आज भौरे फिर चमन में, बदतमीजी कर रहे हैं आज भौरे फिर चमन में। साथियों आंधी उठाने का जमाना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भाई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया इंसान को, भगवान को। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा पर मत बांटो इंसान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद मिट गए लेकिन न मिटने दी वतन की आबरू। खुद मिट गए लेकिन न मिटने दी वतन की आबरू। उन शहीदाने वतन को मेरा बारा सलाम। बहुत बढ़िया, इन्हीं चंद शब्दों के साथ में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कम शब्दों में बहुत सुंदर संदेश। हाँ जी भाई जी, वो सत श्री अकाल, राम राम सलाम। राम राम। मेरा नाम है तेजी करम, सिद्धो तहसील डिस्ट्रिक्ट जींद, पानीपत के साइड मेरा गांव पड़ता है, भाट गांव है। तो सभी के विचार सुने, देखो विचार सबके अलग अलग होते हैं। जो यहाँ आदमी आए हैं वो मतलब जिसमें दिल की ठेस में है ना, मतलब सच्चाई के लिए आए हैं यहाँ पे, कुछ मतलब व्यवस्था परिवर्तन के लिए। तो ये तो विचार चलते रहते हैं, कैसे करना वो तो बाद में ऑप्शन देंगे। अभी दो पार्टियों की बैठी हैं यहाँ पे, तो एक के तो आना ही पड़ेगा। तो मैं बात करूँगा फौजी साहब की, मिला हूँ पहली बार। फौजियों का एक तो प्लस पॉइंट होता है मिलिट्री से, तो किसी के पास जाते हैं, क्या सवाल होता है लोगों का, हम ये करें, हम ये करें। नहीं, राजनीति में आने का सब एक जगह होते हैं, वो यही जवाब मिलता है ना। लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा हमने कैसे करना है। या तो शपथ पत्र लिखवाओ, कैसे भी लिखवाओ, और जो वादे करने पड़ेंगे सच्चे, जो जनता से अटैच हैं, जैसे कि ये टोल टैक्स का है, सभी जानते हैं ये गुंडा टैक्स है। ऐसे वादे करने पड़ेंगे और लोगों को यकीन दिखाना पड़ेगा भाई हम ये काम करेंगे। और एक जाति धर्म को निकालना पड़ेगा बैंक से। मतलब बातें तो मैं कर सकता हूँ, मैं थोड़ा टाइम जल्दी में बता देता हूँ। देने पड़ेंगे लोगों को, एक ही जवाब मिलेगा नहीं, अरे सब हो जाते हैं राजनीति में आगे, वो ऑप्शन देने पड़ेंगे सबूत। एक तो तनख्वाह पे पॉइंट है, भाई हमारा नेता है कम से कम तनख्वाह लेगा तो मिलिट्री ऑफिसर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम कानून ले आएंगे, भी देख लाएंगे जैसे भी है। या हमारे विधायक को हथकड़ी लगा के रखो, जहाँ करोगे जैसे कोई MLA बनता है, जहाँ जनता चाहेगी वहीं रहेगा, कोई कोठी में नहीं रहेगा। मतलब क्लियर ऑप्शन देने पड़ेंगे, ऐसे ठीक नहीं होगा। जैसे मोदी ने बड़े बड़े वादे भगा दिए, हमने सच्चे वादे भगाने हैं और उनको पूरा करने का कहा है वो करना। हाँ करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं देविंदर सिंह, रिटायर्ड कैप्टन, जनता ब्रिगेड पार्टी का जो है कर्मचारी हूँ। मैं इस पार्टी में करीबन साहब के साथ जो है पिछले 5-6 महीने से जुड़ा हूँ। उससे पहले भी साहब से संपर्क था, लेकिन जो है जब पार्टी हुई तो फिर उसके साथ ही जुड़ा और 2-3 बार जो है क्योंकि माधव साहब की जो है आश्रम में वहाँ भी मीटिंग ज्वाइन करके आया हूँ। आप सभी ने अपने अपने विचार रखे, बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं और इन्हीं विचारों के साथ जो है इस पार्टी को जो है आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा जो है सहयोग की ज़रूरत है। इसके साथ हमारा कर्म तो है ही है, लेकिन इसके साथ जो है आगे धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। वो कहाँ से आएगा उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। बिना धन के तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मीटिंगें होंगी, रैलियाँ करनी पड़ेंगी। बिना रैली के हमारे घर घर जाना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ें भी तो सोचनी पड़ेंगी। और बाकी आपने अपने जो बड़ी ज़्यादा विचार हैं आप लोगों की, जो ज़्यादा मीटिंग है तो जैसे ये थे साहब के, तो कभी ऐसी प्लानिंग बनाओ कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सुबह से शाम तक मीटिंग चले, सारे अपने अपने विचार रख सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैं ओम प्रकाश मलिक, पानीपत हरियाणा, और भारतीय क्रांतिकारी सेना हमारा संगठन है। और मेरा एक ये प्रयास था, देखो मैंने कई संगठनों से बातचीत मेरी होगी ना भी हरियाणा के लिए, लेकिन खुदा में करते कि साथी पहुँचेगी, चलो को आगे हमारा एक प्रयास है। और हम इस प्रयास को जब तक हमारे शरीर में ज्ञान है, हम इस प्रयास को करते रहे। हमें किसी पद की लालसा नहीं। जैसे भाई ने बताया, जनता के बीच में हम जाएंगे तो हमारे पास ठोस मुद्दे होने चाहिए। अगर हम जनता को बता सकें, उनके साथ
उनको बता सके हम एग्रीमेंट देकर चुनाव लड़ेंगे। यदि हम अपने वादे पूरे नहीं करते तो हमारी सजा का प्रावधान होना चाहिए। जनता का विश्वास सबसे उठ चुका है, लेकिन जनता के बीच में ईमानदारी से, सच्चाई से हमने जनता के बीच में जाना होगा। और अपने जो मुद्दे हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं, आम आदमी का अधिकार चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। ये नेता जितने भी जनप्रतिनिधि है पेंशन क्यों ले रही है, पेंशन बंद होनी चाहिए। ठीक है जी, कई मुद्दे ऐसे हैं जो साथी और बैठे हैं, फिर प्रयास करेंगे, फिर इकट्ठे होंगे। अभी तो बहुत लंबा टाइम है, ठीक है जी, लेकिन आप सभी साथियों ने बहुत अच्छे विचार दिए। मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, सब एक मंच पर आओ और अपना विचार बहुत अच्छा जी, स्वागत है। हाँ जी, सभी को जय हिंद जय भारत। मेरा नाम सूबेदार वीर सिंह चौहान है। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट भिवानी मेरा। सभी साथी अपने अपने विचारों से लबालब भरे हुए हैं, सभी अच्छे विचार हैं। आज एक ही चीज़ है, जब तक हम सारे एक मंच पे एक साथ नहीं आएंगे तब तक टफ है। क्या है? टफ है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, रास्ते मंजिल एक है, रास्ते अनेकों हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आप लोग तय कर लें। आप लोग जो कहेंगे, हम फौजी आदमी हैं, हम तो हुक्म के पाबंद है साहब, हुक्म के गुलाम हैं। आप जो कहेंगे कि भाई ये रास्ता बेटर है, हम उस रास्ते से छोड़ेंगे, ठीक है साहब। आप लोग खुद सारे समझदार हैं। बस इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हम जो कहते हैं वही सही है, आपका स्वयं का भी निर्णय है, उसके ऊपर विचार करके वही तो बात आ गई जो वो चल रही थी फिर उनकी, कि हमने जो कह दिया वो नहीं, आपका स्वयं का निर्णय, उस पर भी सोचना, विचार करना, फिर आगे करना। तो हम इसमें सूबेदार साहब एक निवेदन है अध्यक्ष जी, अनुमति हो तो रखो। जी जी, जिस तरह से सरकार ने ये 4 साल वाली योजना लाई है, तो एक आपसी सहमति बन जाए कि क्या हम लोग उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। मैं उस योजना का व्यक्तिगत तौर पर विरोध करता हूँ। जो साथी उसके विरोध में हो वो अपने बता सकते हैं कि हाँ हम उनके विरोध में हैं। सरकार की ये जो नीति आई है 4 साल वाली अग्निपथ करके जो योजना है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसका विरोध करता हूँ। जो साथी विरोध करते हो वो बता सकते हैं, जो पक्ष में हो सरकार के वो भी बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। हम सारे विरोध में तो इसी पे हम पीछे एक प्रस्ताव दे सकते हैं कि इस मीटिंग का एक ये उद्देश्य ये भी रहा। इतने प्रबुद्ध लोग जो हैं, मैं एक चीज जानना चाहूँगा, जैसे अभी आप लोग विरोध का नहीं, इसमें पूर्ण विचार का दो। आप विरोध का हाँ पूर्ण विचार का दो कि इससे देश की व्यवस्था नहीं समझ पाया हूँ, ये थोड़ा मैं समझने की बताएंगे अगर अध्यक्ष जी की परमिशन हो तो जी, अगर सब लोगों ने इस पॉलिसी को पढ़ लिया है और समझ में आ गई है तो सहमति और असहमति का प्रस्ताव पारित करें। बिल्कुल। अगर पढ़ा ही नहीं है, न्यूज़ चैनल में देखा है तो विचार सहमति असहमति करना। मुझे नहीं जानकारी, मैं इसलिए विचार नहीं है, विचार नहीं है। अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे, परमिशन ले। वो अपने सभा का समाप्ति जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने विचार रखें। देखिए एक विचार इसमें जो पुनर्विचार आप इसमें पुनर्विचार में पॉइंट डाल भी देना, उसको दे दो, घुमा लेंगे सारे फोटो सारा जमा सबका जमा करना है अभी सबका। तो सबसे पहले जो है नेताओं के, अभिनेताओं के और जितने भी बिजनेसमैन हैं उनसे ट्रायल होना चाहिए, उनके बच्चों से। जो 750 आदमी सदनों के अंदर बैठे हैं, पहले उनसे शुरुआत है। वीर सिंह साहब कह रहे थे पहला बैच वहाँ से जाएगा, फिर हम जाएंगे। तब उनको पता चलेगा सेना में 4 साल नौकरी करने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। ट्रायल वहाँ हो। समापन कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर विचार किए, सुंदर विचारों के लिए आपको सादर प्रणाम। देखो जी, हम लक्ष्य पे जो अपना जो एजेंडा है ना उसी पर रहे, उसके बाद का ये है उसमें फिर उसमें चलते हैं। बहुत से लोग दूर दूर से आए हैं, देश प्रेमी बंधु, उन्होंने जाना भी है। मेरा नाम योगी माथुर है और पिछले 12 वर्षों से इस देश की पिक्चर ऐसे घूमी है दिमाग में, अंतरात्मा में, इसका अतीत, वर्तमान और भविष्य, और अंदर से उद्घोष हुआ है कि कुछ करना पड़ेगा। जिस तरफ से देश जा रहा है उस तरफ तक लंबी गहरी खाई में ऐसे गिर जाएगा कि वहाँ से वापसी
पता ना सदियों लग जाएंगी, समय कितना लग जाएगा, कितनी पीढ़ियां खप जाएंगी, उसके निर्माण के लिए क्या करना पड़ जाएगा। भाई हर कोई आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और वहां जाके गड़बड़ कैसे हो जाए। ये सोचते विचार करते हुए हमें पता चला कि भाई जो 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी के नाम पर जश्न मनाते हैं ना, यहाँ से हमारा पतन शुरू हो गया। इससे पहले तो हम सिंगल गुलाम थे अंग्रेजों के, और सन 47 के बाद तुम डबल गुलाम हो गए, गुलामों के गुलामों के, उनके गुलाम हमारे राजनेता हैं, राजनेताओं के हम हाथों ही कठपुत लिया। तो हमारे एक भारतीय ग्रामीण समाज में कहावत है कि चोर को क्या मारा, चोर की माँ को मारो, जहाँ से बुराई निकल रही है। तो जो उस प्रोटोकॉल में जाता है, जो उस पावर में जाता है, सत्ता में जाता है, तो उस प्रोटोकॉल से बन जाता है। और उसके पास फिर इतनी हिम्मत, उत्साह, इतना आत्मविश्वास नहीं होता कि उसके खिलाफ उठ जाए, क्योंकि पता चलता है इसके तार तो इंग्लैंड में जुड़े हुए हैं, इसके तार तो विदेशों में जुड़े हुए हैं, और वहाँ से मुझे कुछ कराया तो मेरे सत्ता जाएगी, मेरे पछवाड़े पे लात लगेगी, मैं जेल में जाऊंगा, मेरा परिवार रोड पर होगा, मेरा माहौल बनेगा। अरे इससे बढ़िया था सुख साथ में होगे, अब इतनी मलाई खाए जाने क्या चीज़ खाए, इससे ज्यादा कोई सोच नहीं होती किसी को राजनेता ने सामने। ठीक है, हमने सुधार के लिए चले, धरने प्रदर्शन करने, लाठी खाई इंडिया गेट पर, यहाँ पर इन पर जंतर मंत्रों पर, समाज को भी हमने जागृत करने का प्रयास करा। इसको जागृत करें, इससे जागृत करके इसके सूबेदार के पास आए तो ये भूल गया। ठीक है, अब ये डाइट हो लिया, दोबारा राउंड फिर इसको करो, तो हाल में क्या तो जागृत ना हो, हल्के में ले जा, जागृत हो जाए, और तो थोड़ी देर की चार्जिंग है, वह फिर डाइट हो जाए। तो कराया क्या जाए, या तो कब वो क्षेत्र में, कुछ राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़ा धमाल कराया जाए, या कोई आंदोलन के उसमें बड़ा कराया जाए। लेकिन वहाँ भी क्या देखते हैं कि तो एक राजनीतिक चेहरे बड़े अद्भुत और रहस्य में चल रहे हैं हमारे देश में। एक तो दिल्ली का सीएम और एक देश का पीएम, पता नहीं चलना चाह रहा क्या करना चाह रहे हैं, ये इनकी क्या नीतियाँ है, किस तरह ये देश का उद्धार करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो सच्चाई ईमानदारी की बात है ना, जिस रास्ते से आए उस रास्ते पे ये खाई खोदते आगे, अब फिर उस रास्ते से कोई चल के सत्ता पर तक ना आ जाए। और तो वो हम भगत भोगी हो रहे, हमने कैसे कैसे प्रश्नों का सामना कर रहा है, कैसे कैसे अपने आरोप और अपमानित हो रहे हैं इस रास्ते पर, लेकिन उठ भी रहे हैं, चल रहे हैं। और ये हमारा अंतिम विकल्प है, क्योंकि हमने सामाजिक देखा, आध्यात्मिक देखा, आंदोलन देखा, क्रांति के देखा, एक राजनीतिक का एक विकल्प रह रहा है जिसमें हम घुसे नहीं। वो विकल्प हमें चेक करना चाहिए कि हमारी कितनी समझ क्षमताएं हैं और कैसे हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते। ठीक है जी। और ये जो त्रुटियाँ हैं, राष्ट्रीय समस्या बिगाड़ रही है हमारे देश को, हम उसको अंदर घुसकर वहाँ तक की हमने सोच रखते हैं कि इस सिंधी को रद्द करेंगे, भारत को स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता दिलाएंगे, जन्म सिद्ध अधिकार है पूर्ण स्वतंत्रता दिलाया। ये बाल गंगाधर तिलक जी का भी घोष था कि पूर्ण स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, और वो हमारे अंदर घुस चुका है और उसको छोड़ेंगे। हाँ, और हमारी जय विजय निश्चित है। परेशानी आ सकती है, परास्त नहीं होंगे। हमें धैर्य के आसन पर बैठना है, लंबा सफर है, एकदम चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस बीमारियों ने, कुरीतियों ने, उस नकारात्मक ताकतों ने, देशविरोधी ताकतों ने देश को जो प्रभावशाली तंत्र है, जो संस्थाएं हैं, उनको पकड़ रखा, काबिज कर रखा, हाईजैक कर रखा। और उसी तरीके से जब चुनावी दौर आता है तो जनता के मन को, उसके माइंड को भी हाईजैक करते हैं, हाईजैक करते हैं। और हाईजैक की बात से एक बात याद आ रही है, उसको भी मैं साथ के साथ बोलना चाहूँगा कि 3 सितंबर 1952 को संविधान को जो निर्माता कहने वाला जो भीमराव अम्बेडकर है, उन्होंने खुद राज्यसभा में खड़े हो गए ये बयान दे रखा है कि मुझे मानसिक रूप से हाईजैक किया गया था, मुझे मानसिक रूप से हाईजैक किया गया था। मैंने संविधान में अपनी मर्जी के विरुद्ध बहुत बातें लिखी, लेकिन मैं मजबूर था। यदि ये संविधान को फूंकने की बारी हुई तो मैं पहला व्यक्ति हूँ, क्योंकि ये संविधान किससे के लिए उपयुक्त नहीं है। इन बातों को कोई नहीं उठाता, कोई नहीं बोल रहा ना, इतनी हिम्मत नहीं है। ये रिकॉर्ड में है, आप गूगल पर सर्च करो, इसमें मतलब
पोस्टर चिपकाए हैं इसके बकायदा। बहुत बड़ा मुद्दा है और ये 3000 प्लस जो कानून है चला दे। इसका कोई प्रमाण नहीं है। हकीकत ये है कि जब उन्होंने कहा कि संविधान अच्छा हो या बुरा हो, उसको चलाने वाले, इसी संविधान को चलाने वाले अगर अच्छे होंगे तो अच्छा होगा, बुरे होंगे तो यही संविधान बुरा होगा। अगर ये संविधान गलत लोगों के हाथ में पड़ गया तो इसे चलाने वाला मैं हमारा गलत पॉइंट चला जाएगा। देश का सबसे बड़ा सबसे बहुत अच्छा संविधान। मैं एकता की बात करें, एक सेकंड में विषय पाते हैं तो उसका कहने का ये था कि वो एक कानून में इधर उधर की नकल करके सोचना चाहता था जो हमारे भारतीय संस्कृति हमारी परंपरा के अनुकूल नहीं है। मैं सहमत हूं इस बात से। ठीक है, सही बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। भारत की संविधान जो है ना, एक ही देश, आप तब संविधान पढ़िए, एक ही नहीं, भारत की संविधान में कई देश हमने ब्रिटिश का भी, आज भी आप यदि बोलते हो आजादी, देश आज भी आपका आजाद नहीं है। संविधान में तो नहीं लिखी। सर जो अच्छी चीजें हैं क्यों कहेंगे? जो अच्छी चीजें हैं वो ठीक है। ठीक है, हम जब कोई चर्चा नहीं, आज इस पर चर्चा नहीं हो रही। सुन लो, अदम होता तो अदम कर लियो ना, जब ठीक है, हाँ, किसी की राय नहीं ले जा रही। जो हमारा जो माथुर साहब का अपना दिमाग अनुभव है, अपनी सोच है, वो ना अपनी बातें जो अपनी मन की विचार रखते हैं। लेकिन साथियों में आपसे मैं ऐसा तो कहना चाहिए जितना अपना मैं इसकी मन की एक से 2 मिनट बात खत्म हो जाएगी। 1 से 2 मिनट बात खत्म करने जा रहे हैं। तो जो जाते हैं तो वो बात वही है कि ये उस माहौल में उस धारा में बह जाते हैं, जिससे वो मजबूर भी हो जाते हैं। तो हम उसको गाड़ी करती, उसको गलत पता, उसको कहना, उन्होंने गाड़ी करा, सुधार करा, घर दिया जो उसके पास हम सुधार क्या कर सकते हैं? हम उस विषय की तरफ आपने 14,735 कानून के ऊपर बोलने जा रहे हैं ना उस पर रोक घुमा दिया ना अभी वो संविधान में लागू नहीं है। वो 14,735 तो हम जो सोच रख रहे हैं राजनीतिक पार्टी को एजेंडा लेने का, मतलब ये तो जो शिक्षा, रोजगार, उत्तम जीवन शैली, बहुत बढ़िया उत्तम जीवन शैली के सारी रूपरेखा दिया, लेकिन वो कैसे प्रदान होगी, कैसे एक आम आदमी उसका आनंद ले सकता है, कैसे समाज का अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंच जाएगा, उसकी आत्मा संतुष्ट होगी। हाँ, मैं एक जिसको महान भारत देश कहते हैं, मैं उस देश में रहता हूँ और मैं एक बहुत गरीब कमजोर पेश आया था, लेकिन मुझे न्याय मिला, मेरी आत्मा संतुष्ट। तब हम उस भारत का निर्माण कैसे कर सकते हैं? उस तरह की सोच और योजनाएं तो पास में भी हैं। जैसे आपने बताई, आपकी क्रिया कम से कम 80-100 योजनाएं और आगे के जो संविधान है बड़े रखे, हम उन सभी में से इतना जो बैठ होगा वो सभी को मौका देंगे, वो सभी को महत्व देंगे, सभी को उसका सम्मान देंगे और सभी को साथ देंगे। तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ने का रहे हैं। अगर चुनाव की बात है ना, आपने कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार नियुक्त नहीं किया होगा, लेकिन हमने ये जनता ब्रिगेड पार्टी जो आपकी है अपनी, उसमें हमने लालचंद आर्य जी को हमने एज ए उम्मीदवार के रूप में किया गया। तो उसमें आपका कहीं से साथ सहयोग बनता हो तो उसमें हो। यदि आपका क्षेत्र का कोई एमएलए है, एमपी है, राज्यसभा का सदस्य है और आप किसी के थ्रू भी उसका लिंक है, यानी कि आपका डायरेक्ट नहीं है, अनडायरेक्ट है, और तो तब भी आप प्रयास करिए, एक बार उनसे मीटिंग करवाइए और कहीं ना कहीं से जब रास्ता निकलेगा ना, और तो ये अकेले किसी योगी माथुर का, सूबेदार चौहान का, जनता ब्रिगेड पार्टी का या फलान ढकेड़े का, किसी का नहीं निकलेगा, सभी का होगा, सभी राष्ट्र प्रेमी बंधु, सभी देश के शुभ जनता का होगा, बच्चे बूढ़े जवान नारी शक्ति सभी होंगे उसमें, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि हम न्याय स्थापित करना चाह रहे हैं, हम किसी के साथ पक्षपात कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो किंतु परंतु को स्वच्छंद मनमा वो बिल्कुल दूर करो, एकदम पवित्र भावनाओं से साथ मिलकर होंकारे के साथ इस काम को आगे बढ़ाओ और
जीत निश्चित तौर पर है। देश, समाज, जनता हमारी प्रतीक्षा में है, हमारे इंतजार में, हमारा वेट कर रही है। कौन आएगा हमें बचाने के लिए, कौन आएगा हमें बचाने के लिए। हमें सच्चे मन से, सच्ची लगन से उनके सामने जाना है और वे हमें स्वीकार करेंगे और तब ये देश, समाज, मानवता बचेंगी ना। अन्यथा कितने गर्त में चली जाएगी, क्या नुकसान होगा, क्या महाविनाश होगा, वो जाने का समय के गर्भ में है। हम अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान बहुत भयंकर है अगर यदि ये देश समाज में आगे बढ़ के सुधार है। क्योंकि हम विश्वास, सहयोग, करुणा भावनाएं, एक राष्ट्रीयता, मानवता अंदर से हमारे ना की खबर होती गई है। उस सर्वे में आया है कि भारत में 2% पवित्र आत्माएं हैं, 2 राष्ट्रवादी, मानवतावादी है, आध्यात्मिकताएं हैं, जो बिल्कुल एक शुद्ध सोच 24 कैरेट की है। हमें 2% संगठित होते हैं, हमें 18% हम एक जैसा देंगे। ये हमारे अंदर इतना जज्बा और आत्मविश्वास बहुत जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपका जो लक्ष्य है, भविष्य है, वो शुभ हो। आप अपने उस महान उद्देश्य को प्राप्त करें, ये भी मेरी तरफ से भावना है, प्रार्थना है। आपने जितना समय दिया, विश्वास दिया, करा, अगर के पद पर बैठाया, तो इस मान सम्मान विश्वास के लिए आपको तहे दिल से स्वर्ग आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जनता ब्रिगेड पार्टी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। गड़बड़ चल रही है, समर्थन है भाई, चलो। हाँ जी, सैल्यूट है आप और जज्बा देखे कि आज राष्ट्र को भी आगे रहूंगा, यहाँ को भी आगे रहूंगा। सभी से एक छोटा सा सवाल है। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात हम कहना चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाहता, इतना बात सुनने के बाद अगर किसी महानुभाव के कुछ विचार और आए हों तो वो कह सकते हैं थोड़े शब्दों में। हमारा एक लक्ष्य है कि हम एक हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति की समस्या ना हो, उसका समाधान वो सुख में हो जाए। जो उसको एक करोड़पति की आवश्यकता है, वो एक करोड़पति को भी मिले, ऐसी कोई व्यवस्था उधर अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन जो विकसित देश कहला रहे हैं, तो ताकत दीजिए, उनमें भी नहीं हो। तो ये नहीं, तो इसका संभावना कोशिश करने में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारी सोच आई तो उसको संभावना भी। हम ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति की एक घर की क्या समस्या है, मैं अपनी बताता हूँ। मेरे घर को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, नौकरी, जो मेरी जरूरतें हैं पूर्ण हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार मेरी जरूरत पूरी कर दे, और मैं उसको पूरी करने के बाद सरकार मेरे से वचन लेती है कि मैं जो आपको नियम और आदेश, कानून दूंगा वो सब पूरा करना होगा। 12 घंटे 18 साल से ऊपर कोई व्यक्ति देश के लिए काम करेगा। 12 घंटे कोई भी व्यक्ति अगर है तो वो देश के लिए 18 साल से ऊपर का 12 घंटे देश के लिए काम करेगा, और सरकार उसकी जरूरतों का जो भी जरूरत है उसको पूरी करेगी। जरूरी जरूरत तो मेरी आजाद की भी है, नहीं जो जरूरी जरूरत है, जो जीवन में जीने के लिए चाहिए, और मुझे सम्मान और मेरे लिए। चलो जी, उसके साथ में आदमी नहीं काम करने के लिए। ये क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा तो कुछ मुझे नहीं मिलेगी, उसके बाद भी है ना उसको। हाँ जी, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बस ठीक है। हिंदी में हमने डिमांड की है इंग्लिश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं चल करके हिंदी में करें। क्योंकि जो एक गरीब आदमी जो सुप्रीम कोर्ट जाता है, जिसको इंग्लिश नहीं मालूम है, आज उसको बीच में उसका केस यदि किसी अमीर के साथ में है तो उसको तो इंग्लिश पता नहीं है तो क्या है, और वकील उसका बहका करके देश की तो हिंदुस्तान, ये गुलामी का प्रतीक है। ये इंग्लिश और ये इंडिया शब्द भी गले में इसके लिए हम इसकी सरकार के खिलाफ। हाँ जी बिल्कुल, जय बोलो भारत माता की जय। जय जवान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जुबान, जय जवान।